ऑलराइट, हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में अपन लोग सीखेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो क्वेश्चन यूजुअली जैसे आप देखोगे तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एक कंपाउंड बना के दे देगा और फिर आपको बोला जाएगा कि बताइए आप ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो हमें क्या है कि इस पर्टिकुलर सेशन में यही सीखना है कि कोई भी अगर हमें स्ट्रक्चर बना के दिया है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो सीखते हैं इस चीज़ को। बट हमें ना उससे पहले एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड चेक करेंगे ना, तो ये यूजुअली साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए चेक किया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है एक तो एरोमेटिक कंपाउंड का, एक हमें बात करना है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। स्टार्टिंग हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड से करते हैं, समझ के चलते हैं कि इसमें होता क्या है, कैसे हमें निकालना होगा। तो इसमें क्या तीन चार पॉइंट्स होते हैं, आप अगर वो तीन चार पॉइंट्स ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। जैसे जो पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका कंपाउंड ना साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन के अलग अलग मतलब होते हैं। कई लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि भाई ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो भी ठीक है। बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भाई जो एटम है, जो जो रिंग के अंदर आ रहे हैं, जितने भी एटम आ रहे हैं, तो एटम्स इन द रिंग, एटम्स जो रिंग का पार्ट है, एटम्स इन द रिंग, उन सबका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है जितने भी एटम sp2 होंगे वो सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट होंगे। अगर उसमें से कोई सा भी sp3 हाइब्रिडाइज मान लीजिए एटम आ गया तो वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा, वो कॉन्जुगेशन से अलग बन जाएगा फिर। तो आप या भी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। और जो फोर्थ पॉइंट होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। ये ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये 4n+2 में n क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं बता देता हूं आपको n का क्या मतलब होता है। n का सिंपल मतलब है ये 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू। कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग है, बट आप ये समझो n का नंबर जो है या n जो वैल्यू है वो एक्चुअली यूज करी जा रही है कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स को जनरलाइज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं 6 के बारे में बात करूं, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 4n+2 पाई में एक्चुअली लाई करता है। कैसे 4n+2 पाई में लाई करता है ये, इसके बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, आपको 2 रिमाइंडर मिल गया। तो ये एक्चुअली ऐसा कोई भी नंबर जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 2 रिमाइंडर मिल जाए, वो एक्चुअली इस कैटेगरी में लाई करेगा 4n+2 के अंदर। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना कि जनरलाइजेशन करने के लिए उन्होंने एक नंबर दे दिया कि भाई 4n+2। अब जैसे मान लीजिए आपने n की वैल्यू 0 रख दी, तो n की वैल्यू 0 रख दोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ध्यान समझिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या आपके पास में अगर आप n की वैल्यू 2 रख दोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये ऐसे जो नंबर्स हैं इन सबको उन्होंने जनरलाइज करना था। तो जनरलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जनरल फॉर्म बना दिया कि भाई ये सारे नंबर्स को अगर हम चाहें तो 4n+2 पाई वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कंपाउंड में कभी भी 4n+2 पाई के अंदर फॉल करने वाला नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सीधी सी बात है वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि भाई कैसे हम देख पाएंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग का। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आनी चाहिए, चारों पॉइंट जो है वो आने चाहिए। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर होगा? प्लेनर पे आते हैं थोड़ी देर में। पहले हम लोग थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन। क्या ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? हाँ, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिंग के अंदर जितने भी एटम हैं वो सबके सब sp2 हैं। अगर रिंग के सारे एटम sp2 हो गए तो आप सिंपल कह दोगे कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर ये sp2 हैं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होगा। और दूसरी चीज, ये प्लेनर वर्ड है जो वो एक्चुअली आपको सेकंड पॉइंट को बता दे रहा है
ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ही है कि आपका कंपाउंड जो है वो पूरी तरीके से प्लेनर है, तो बेंजीन रिंग प्लेनर भी हो गई। और आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देख ही सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। दो ये वाले हैं, दो ये वाले हैं और दो ये वाले हैं, तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड एक्चुअली एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हकल रूल भी फॉलो हो रहा है। ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल है, इसी को हम लोग बोलते हैं हकल रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा कहा कि मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप फिर से वही देखिए, कंपाउंड साइक्लिक है, सारे के सारे एटम्स जो हैं जो रिंग का पार्ट है वो sp2 होंगे। और उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n+2 पाई की कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको इन दो इलेक्ट्रॉन्स को देखने को बोलूं, इन दो पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखने को बोलूं, तो आप ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि n की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो आएगा 2, और 2 इज अ पार्ट ऑफ 4n+2 पाई कैटेगरी। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, या आप इनको एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही आसान है, देख लीजिए। देखिए, एंटी एरोमेटिक जब भी आप निकालेंगे ना, तो ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जैसे आप देख लीजिए, पहला जो आपका जो पॉइंट था वो था कि भाई आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, तो वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी वैलिड है कि आपको कंपाउंड साइक्लिक चाहिए। दूसरा, आपका कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपके पास वही कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का फिर हम मतलब वही समझेंगे कि जो रिंग है एटम के अंदर, सॉरी जो एटम्स है रिंग के अंदर, आई एम सॉरी, वो सारे किसका पार्ट हो, वो सारे के सारे जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, तब हम उसको बोल देंगे कि वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है। लास्ट जो रूल होता है वो ये होता है कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, वहां पे 4n+2 था, यहाँ पे केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो फोर्थ। तो कोई भी क्लास ऑफ नंबर जो एक्चुअली 4 से डायरेक्टली मल्टी सॉरी 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है, उसको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, तो वो एक्चुअली इस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है। उसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बोल सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। इस 5 मेंबर्ड रिंग में मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी होगा, क्योंकि सारे के सारे एटम्स sp2 हैं। तो सारे के सारे sp2 एटम्स हो गए, तो सीधी सी बात है ये कंपाउंड प्लेनर भी बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है ही, और 4n पाई की कैटेगरी को भी ये फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है 4n पाई कैटेगरी को फॉलो? देखिए, आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हो गए और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए, तो 2 और 2 4, मतलब आपके पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, 4n पाई कैटेगरी के अंदर ही लाई करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये वाला कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं साइक्लोब्यूटाडाइईन का ले सकते हैं। ये कंपाउंड जो है उसका नाम साइक्लोब्यूटाडाइईन होता है, साइक्लोब्यूटाडाइईन होता है। अब इसमें भी अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी 4 ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का ही है। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास ये 4 कैटेगरीज हैं, सॉरी 4 पॉइंटर्स हैं। अगर हम इन 4 पॉइंटर्स का ध्यान में रखें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सबसे अच्छा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे या हम कैसे कह पाएंगे कि कोई एक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। कोई भी एक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ज्यादातर लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में ही परेशान होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल चीज है, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके पास 4 कैटेगरीज, 4 पॉइंटर्स थे जो आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में चेक कर रहे थे। अब आप ध्यान समझिए, अगर कोई सी भी इनमें से एक पॉइंटर चेंज हो जाए, कोई सा भी एक पॉइंटर चेंज हो जाए, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज लिख देता हूं कि इफ एनी ऑफ द कंडीशंस एनी ऑफ द कंडीशंस conditions of if any of the conditions of aromatic or anti-aromatic compound changes, then it is called as then the compound becomes non aromatic.
then the compound becomes नॉन एरोमेटिक। तो इसको ना ज्यादा हम अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जिसमें मेरे पास में एक 6 मेंबर्ड रिंग है, बट इस 6 मेंबर्ड रिंग में इस बार मेरे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज है और इस तरीके की रिंग बन गई। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट सही है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा पॉइंट भी सही है कि भाई ये इस कंपाउंड को प्लेनर किया जा सकता है अगर इसमें रेजोनेंस हो जाए तो, जो सही बात है कि हाँ भाई रेजोनेंस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी कैटेगरीज जो हैं वो तो फुलफिल हो रही हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक कैटेगरी फुलफिल नहीं हो रही है। वो क्या है? वो ये है कि आपके कंपाउंड के अंदर जो रिंग का एटम है वो sp3 हो गया इस बार। बाकी सारे तो sp2 आप बोल सकते हो क्योंकि ये सब रेजोनेंस वाले सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे ये रेजोनेट कर सकते हैं। बट जो आप नीचे वाला एटम देख रहे हो वो एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए आपको रिक्वायरमेंट ये चाहिए थी कि आपके सारे के सारे एटम जो रिंग के हैं वो sp2 हो। यहाँ पर sp2 नहीं है, यहाँ पर ये sp3 है। तो ये कंपाउंड एक्चुअली एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। लेट अस से कि मेरे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है ये। अब इस कंपाउंड में देखिए क्या चीज चेंज हो रही है कि ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। ये कैसा कंपाउंड बन गया? ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है। तो अगर ये साइक्लिक ही नहीं है कंपाउंड, तो क्या आप इसको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बोल सकते हो? नहीं। तो सीधी सी बात है, ये क्या बनेगा? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया एक 3 मेंबर्ड रिंग, बट इस बार मैंने एक एटम को sp3 छोड़ दिया है। तो अब आप क्या देखोगे कि ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, बट ये वाला कार्बन एटम sp3 है। तो सही बात है, कंपाउंड साइक्लिक है, उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। हमें देखने में ऐसा लगना चाहिए था कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, बट क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एक एटम जो है वो एक प्रॉपर्टी से चेंज हो गया, मतलब उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 की जगह sp3 हो गई, और केवल उस एक चेंज की वजह से हमारा कंपाउंड कैसा बन गया? नॉन एरोमेटिक बन चुका है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। इसमें मैं लास्ट में एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा बिफोर एंडिंग द सेशन, कि जो स्टेबिलिटी है, जो आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आप स्टेबिलिटी में हमेशा ध्यान रखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपके पास में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बाद में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे कम है। इवन ये इतनी कम होती है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस एक्चुअली नहीं हो पाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये सारे पॉइंटर्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी स्ट्रक्चर को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में क्लासिफिकेशन करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।